तो उसके बाद में जो बोहर मॉडल है वो भी थोड़े से उसमें लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि जो बोहर मॉडल होता है उसने सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की थी वो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करके तब ली थी। मतलब हाइड्रोजन के अंदर क्या माना उसने कि जो एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है ना, उसके अंदर तो बोहर का मॉडल फिट बैठता है, उसकी सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पीशीज़ जो होता है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। यानी हाइड्रोजन अगर आपके पास है तो वो एप्लीकेबल है, अगर हीलियम है आपके पास तो वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हीलियम को प्लस कर देते हो, प्लस करने का मतलब पहले हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, अब अगर प्लस आ गया है चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द हीलियम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप लिथियम को लिखो तो 3 इलेक्ट्रॉन से एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ही आपने लिथियम 2 प्लस कर दिया तो ये भी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़ हो गया, ये भी एप्लीकेबल है। ऐसे ही बेरिलियम के केस में आप 3 प्लस कर दोगे। तो कहने का मतलब है कि जो बोहर मॉडल है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के ऊपर तो एप्लीकेबल था, अदरवाइज मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो फेल हो गया। तो बाकी सारी चीज़ें उसकी ठीक थी मैक्सिमम हद तक। तो उसके बाद उसमें फिर किस तरीके से नए मॉडल्स को चेंज करके एग्जैक्ट वैल्यू पता की जा सके कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ें पता करने के लिए एक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ठीक है, आगे मॉडल है एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने के लिए कि जो सबसे फाइनल मॉडल आया कि कैसे पता चला सारी चीज़ें कहाँ लाई करती हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा एक जो वेव नेचर के बारे में हमें बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम आते ही दिमाग के अंदर कोई चीज़ याद आई, 10th क्लास में आपका एक स्पेक्ट्रम टॉपिक था फिजिक्स के अंदर। उसमें क्या था कि आपके पास सन से कुछ रेडिएशंस आई हैं, वो रेडिएशंस कैसी होती हैं, वाइट लाइट। कैसी होती हैं, वाइट लाइट होती है। और जो वाइट लाइट है जैसे ही प्रिज्म के ऊपर फॉल होती है तो वो क्या हो जाता है, 7 कलर में सेपरेट हो जाता है। 7 कलर के अंदर क्या हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। अब ये जो 7 कलर के अंदर सेपरेशन हुआ है यही क्या होता था, स्पेक्ट्रम होता था। कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स के मिक्सचर से बनी हुई है। तो वो जो सेपरेशन हुआ है किसी स्पेक्ट्रम के थ्रू उसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर हमने वर्ड लिया था कि जो सेपरेशन हो गया है अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, उसको हमने क्या कहा था, स्पेक्ट्रम कहा था। तो स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे अभी कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे वो स्प्रेड हुई है 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो हम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पता होना चाहिए जो वेव होती हैं, वेव क्या चीज़ होती है, वेव की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जो वेव होती हैं हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि कोई वेव है, लहरें हैं, इस तरीके से उसको शो किया गया है। तो इसको शो करने का एक मेथड है कि इसमें सारी चीज़ें हम पता कर लें। हमने क्या किया है, एक सेंटर से एक एक्सिस को पास किया है। अब इस एक्सिस से जो अबव साइड होती है, जो एक्सिस से अबव साइड होती है ये वेव, इसको बोलते हैं क्रस्ट। और जो लोअर साइड में होती है, अब ये सारी क्रस्ट है, जो लोअर साइड में है ये इसको बोलते हैं ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। ठीक है, जो किसी वेव का सेंटर से लेकर के जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको बताता है, पीक बताता है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड। 2 क्रस्ट ले लो या 2 ट्रफ ले लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो ये है, हाइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एम्पलीट्यूड। 2 क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है या 2 ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वेवलेंथ। एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय दिस साइन, दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा, लैम्डा होता है ये। ठीक है, फिर अगर हमने एक वैल्यू को फिक्स कर दिया, जैसे हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और हम टाइम नोट कर रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स हैं जो यहाँ से पास आउट होती हैं, कितनी वेव हैं जो यहाँ से पास आउट होती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी एंड वेव
नंबर। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, और जो वेव नंबर होता है दैट इज़ न्यू बार। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, और जो वेव नंबर होता है दैट इज़ न्यू बार। तो 1 सेकेंड के दौरान जितनी नंबर ऑफ वेव यहाँ से पास होती हैं उसको हमने कहा फ्रीक्वेंसी। और हमने क्या किया, एक वेव को पकड़ लिया। जैसे हमने इस वेव को पकड़ लिया, पहले हमने क्या किया था, इस पॉइंट पर हमने कोई चीज़ रख दी और ये देखा 1 सेकेंड में यहाँ से कितनी वेव्स पास हुई हैं। जो वेव पास हुई है वो क्या बता रहे हैं, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बता रही हैं। और हमने क्या किया है, किसी एक वेव को पकड़ लिया और ये देखा कि 1 सेकेंड में वो कितनी दूर तक जा सकती है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। दैट इज़ वेव नंबर एंड डिनोटेड बाय न्यू बार। न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी एंड न्यू बार इज़ वेव नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। वेवलेंथ क्या होता है, 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया हमने, वहाँ से 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। एंड 1 वेव्स जो होती है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज़ वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू बार। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा वेवलेंथ का इन्वर्स होती है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो 7 कलर आए हैं उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, वॉयलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है, और ये क्या होता है, लैम्डा, वेवलेंथ के लिए होता है। यानी जब हम वॉयलेट कलर से रेड कलर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए जो व्हीकल्स के हेडलाइट होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ताकि दूर से ही एक पता चले कि हमारे पास जो कोई व्हीकल आया हुआ है, फोग वगैरह के उसमें भी जो रेड कलर है वो दूर से दिखता है, इसीलिए वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई जो रेड कलर होता है वो हेडलाइट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। दूसरा है कि अगर यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, ओके। ये जो चीज़ें होती हैं, अब देखो जो वेव्स होती हैं, वेव्स हमने बता दिया वेव्स क्या होती हैं। अब वेव्स जो होती हैं वो 2 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए साउंड की रिक्वायरमेंट, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल है साउंड, साउंड भी वेव्स होती हैं, उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो कैसी हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने आप को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब देखो इसके अंदर वेव्स क्या इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अब देखो ये ऑर्डर हमने लगाया है इस वे में, ये क्या है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में पुट करने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उसी को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो सबसे पहले आता है गामा रेज, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फिर एक्स रेज आता है, फिर यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, इंफ्रा रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रा रेज बोलते हैं या इंफ्रा रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे इसको, एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं, ये भी मेरे टीचर ने कराई थी। वो कहते हैं कि पहले गाड़ी होती थी यूवी, एक्स यूवी जो गाड़ी होती है, तो वो कहते हैं कि गाड़ी एक्स यूवी इज इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यूवी इज इन माई
रेंज। गाड़ी से क्या आ जाएगा, गामा रेज आ जाएंगी, एक्स से एक्स रेज, यूवी से यू से यूवी और वी से विजिबल, इन से आ जाएगा इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव्स और जो रेंज है उससे क्या आ जाएगा, रेडियो वेव्स। तो ये सिर्फ इसीलिए, अगर आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो थोड़ी सी ट्रिक की हेल्प हो जाती है, तो ये याद रखना, गाड़ी एक्स यू वी इज़ इन माई रेंज। क्लियर हुआ? ओके। आप देखो इतनी सारी रेडिएशंस होती हैं, लेकिन सभी की जो वेवलेंथ होती है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक जो रेडिएशंस हैं उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है। आपने 6th to 8th क्लास में कहीं किसी क्लास में आपने डिस्कस किया होगा कि कुछ तो जो साउंड्स होती हैं, सारी साउंड्स को ह्यूमन कैपेबल नहीं होता हियर करने के लिए, सुनने के लिए। ऐसे ही हर तरह की रेडिएशंस को वो देख नहीं पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। जिन रेडिएशंस को वो देख सकता है वो किस रेंज में आती हैं, विजिबल रीजन के अंदर आती हैं। जब रेडिएशंस इस रीजन के बीच में होती हैं, इस वेवलेंथ की होती हैं, तभी हमें कोई कलर दिखाई देता है, उसको हम देख सकते हैं। इस रीजन की रेडिएशंस को भी नहीं देख सकते और इस रेडिएशंस को भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं, जो हमें ऑब्जर्व होती हैं, सिर्फ विजिबल रीजन की होती हैं और विजिबल रीजन के अंदर ये आती हैं विबग्योर। जो हम 7 कलर का स्पेक्ट्रा देखा था वो इसी रीजन के अंदर आता है, विजिबल रीजन के अंदर। कोई चीज़ हमें कलर दिखाई दे रही है, कोई ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम उस चीज़ को, इसका मतलब वो किस रेंज के अंदर आ रही है, विजिबल रेज की वेवलेंथ के अंदर आ रही है। ठीक है, 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज होती है जिसके अंदर हमें कलर दिखेगा, वो सब्सटेंस ऑब्जर्व दिखेगा, हमें कलर दिखेगा उस चीज़ का। बाकी सारे जो कलर होते हैं वो हमें इनविजिबल, मतलब कुछ नज़र नहीं आएगा वहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो स्पेक्ट्रा होता है वो कैसा होता है। उस स्पेक्ट्रा से पहले एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उसके बारे में देखो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अब ध्यान से सुनना, नाम इसके अंदर दो है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, साथ में जो उसकी मूव करने की जो डायरेक्शन होती है, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो दो रेज हमारे पास हैं, जैसे कि ये हमारे पास कोई एक्सिस है, यहाँ एक मतलब ये मान लो एक पिलर है, इस पिलर पर हमने दो रॉप को बांध दिया, दो रस्सियों को बांध दिया है। ठीक है, यहाँ हम खड़े हुए हैं और हमने क्या किया है, उसको, जैसे मैंने ये सिरा पकड़ा हुआ है उस रस्सी का, मैंने इसको ऐसे झटक दिया। इस तरीके से झटकने पर उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे। फिर क्या किया, धागा मेरे हाथ में है, रस्सी का मतलब सिरा मेरे हाथ में है, दूसरी रस्सी का, उस दूसरी को मैंने कैसे झटका है, ऐसे। ध्यान से सुनो, एक को ऐसे और एक को ऐसे। तो जो ऐसे गई है उसकी वेव्स ऐसे बनेंगी और जो ऐसे गई है उसकी वेव्स कैसे होंगी, इसके इस तरीके से, मतलब ऐसे उसकी वेव्स बनेंगी, रेडिएशंस जो हैं ऐसी लहरें आएंगी। तो ये कैसी होगी, जस्ट परपेंडिकुलर ही तो होगी, 90 डिग्री के एंगल पर ही तो है। जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। एक खड़ी हुई है, एक लेटी हुई है, वो क्या एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये दोनों कैसी होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होती हैं, बात आती है इनकी जो स्पीड है वो कैसे ट्रेवल करती है। तो इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, विद सेम स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं c से। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। जितनी लाइट की स्पीड होती है, मतलब जितनी फास्टली वो मूव करती है उतनी ही स्पीडली क्या मूव करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो फील्ड होता है किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ हो, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा सेम स्पीड, सेम वेवलेंथ के साथ में, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के साथ में मूव करते हैं।
वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड उनका कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो तीन चीज़ें जो हमने मेनली डिस्कस की हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, कि एक तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोजिशन से बनती है, दूसरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं साथ में उनकी डायरेक्शंस, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। थर्ड वन हमने डिस्कस किया था कि जो इन वेव्स की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन वेव्स के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो उनकी जो वेवलेंथ है, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका एम्पलीट्यूड वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम जो है वो क्या चीज़ होती है। स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एमिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से निकलना, एमिट करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गेन करना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वही फैक्ट कि हमारे पास जो एटम होता है उसके पास कुछ एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, जो किसने बताया था, बोहर ने बताया था। उसने कहा कि एक तो हमारे पास होता है ग्राउंड स्टेट और दूसरे क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कैसे होते हैं, जिनकी एनर्जी कैसी होती है, लो, और एक्साइटेड स्टेट जिनकी एनर्जी कैसी होती है, हाई। वो 1 भी हो सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट 2 भी हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट 3 भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ हम स्टेप के अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि हमारे पास में ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ ऑर्बिट्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मिल जाती हैं और वो इतनी एनर्जी की होती हैं कि ये जो गैप है इसको कवर कर सकती हैं, तो इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को गेन किया और वो यहाँ जा कर के प्रोमोट हो गया। गेन किया मतलब एब्जॉर्ब किया, गेन किया मतलब एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और वो प्रोमोट हो गया है, फिर उसको हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर डलवा के किसी स्पेक्ट्रम में से पास करवाते हैं और वहाँ पर हमें कुछ लाइनें मिलती हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ से देखो, इसकी एनर्जी है 10 किलो जूल, जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ इसकी एनर्जी है 30 किलो जूल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो हमने रेडिएशंस पास करवाई है, ये रेडिएशंस थी 50 किलो जूल की, 50 किलो जूल। अब 50 किलो जूल जो होता है, यहाँ का डिफरेंस कितना आया है, डेल्टा ई कितना है, E2 माइनस E1। दिस इज E1 एंड दिस इज E2। E2 की एनर्जी कितनी है 30, E1 की एनर्जी कितनी है 10। हमारे पास वैल्यू आ गई 20 किलो जूल। तो 50 किलो जूल में से इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि 20 किलो जूल मुझे मिलते ही मैं इस ऑर्बिट के अंदर अपने आप को ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो 50 किलो जूल की रेडिएशंस पास हुई थी, उसमें से 20 किलो जूल की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी के अंदर चला गया। अब हमारे पास बाकी बची हुई रेडिएशंस आई हैं, सभी को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, सिर्फ उसको किया है जो उसको यहाँ तक प्रमोट कराने के लिए कैपेबल थी। अब हमें स्पेक्ट्रा मिला, उस स्पेक्ट्रा के अंदर हमें क्या मिला है, 40 किलो जूल की एनर्जी भी है, 10 किलो जूल की भी है, $50 किलो जूल की भी हमें मिल रही है उसके अंदर। गायब है तो कौन सी है, जो 20 किलो जूल की एनर्जी होनी चाहिए थी, वो क्या है, वहाँ से गायब है। अगर हम इसको सीरीज़ में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सीरीज़ में कैसे, 10 किलो जूल की एनर्जी की रेडिएशंस वेवलेंथ जो हमें स्पेक्ट्रम पे मिल गया, इसका स्पेक्ट्रा मिल गया हमें, उसके बाद 30 का भी मिल गया, 40 का भी मिल गया, 50 का भी मिल गया। यहाँ गैप है, यहाँ क्या है, गैप है, यहाँ हमें कुछ मिला ही नहीं। यहाँ जो नहीं मिला है वो किस वजह से नहीं मिला है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये तो वही बात हो गई ना कि आपके पास 10 रुपये के भी नोट हैं, 20 के भी हैं, 30 के भी हैं, 40 के भी हैं, 50 भी हैं, मतलब एज्यूम कर लो, एज्यूम करने में क्या जाता है, मोदी कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर 20 जो किलो जूल है, 20 रुपये का जो नोट है वो आपका गुम हो गया।
तो फिर आप चेक करोगे, आपके पास 10 मिलेगा, 20, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, लेकिन 20 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो गायब हो गया, गुम हो गया। यहाँ पर जो वो गुम हुआ है वो कहाँ गया है, इलेक्ट्रॉन ने उसको गेन कर लिया हायर एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमें स्पेक्ट्रा मिला है कि बीच में यहाँ पर हमें क्या मिला है, एक बैंड मिला है जिसमें कोई कलर नहीं है। तो ये जो मिला है हमें, इसको बोलते हैं, किसकी वजह से मिला है, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से मिला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्लियर हुआ? ओके। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया है, हमने कहा एक्साइटेड स्टेट में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो वो वापस आना चाहता है। जितनी जल्दी वो वापस आएगा, वापस आते टाइम वो क्या करेगा, उसी एनर्जी की रेडिएशंस को एमिट करेगा। कितनी रेडिएशंस को, जो उसने एब्जॉर्ब की थी। अब जो एमिट होने के बाद हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, और जो चीज़ हमें यहाँ दिखेगी स्पेक्ट्रा में, वो किसकी वजह से आया है, एमिट की वजह से। तो उसको क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे इसको, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद जाता है एनर्जी के, और जब वापस आता है तो उसी फ्रीक्वेंसी की, उसी वेवलेंथ की रेडिएशंस को वो एमिट करता हुआ आता है। तो जो एमिट होने के बाद हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, और जो एब्जॉर्ब करने के बाद हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब आपको स्पेक्ट्रा भी क्लियर हो गया, क्यों होते हैं स्पेक्ट्रम, क्या किस रीज़न की वजह से आते हैं, वो भी हमें पता चल गया। अब देखो, जो स्पेक्ट्रा हमें मिला है उस स्पेक्ट्रा पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ है। अगर वो रेडिएशंस जो स्पेक्ट्रा पे आई है वो विजिबल रीजन के अंदर आती हैं, उसी रेंज की वेवलेंथ है, तो हमें वो स्पेक्ट्रा कलर दिखेगा, अदरवाइज हमें वो कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कि क्या बात थी। जो बोहर मॉडल ने सिर्फ हाइड्रोजन के ही चीज़ को जो फॉलो किया था, वो सारी चीज़ें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जब हम स्टडी करते हैं तो क्या सारी चीज़ें फॉलो हो पा रही हैं, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या किया गया कि किसी भी चीज़ के अंदर गैस को फिल किया गया, हाइड्रोजन गैस को, इस पर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को फॉल करवाया गया और पीछे लगा दिया एक स्पेक्ट्रम। ठीक है, वहाँ पर फिर चेक किया गया कि किस तरीके का स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, उसको क्या कहा गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जब यहाँ पर रेडिएशंस देखी गई तो फोटोग्राफिक प्लेट की वजह पर गिरने की वजह से यहाँ 5 लाइंस मिली। कितनी लाइंस मिली, 5 लाइंस मिली। और वो 5 लाइंस कौन सी हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंट। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंट। क्लियर हुआ? 5 लाइंस दिखी हैं, और 5 लाइंस की सीरीज़ आप ऐसे ही रखोगे। ऐसे नहीं है कि आपने नाम तो याद कर लिया लेकिन सीरीज़ नहीं है, आगे पीछे आप लिख रहे हो, नहीं, इनकी सीरीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वो किस वजह से आया है। ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है और वो वापस आता है, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा आया है वो स्पेक्ट्रा हम डिस्कस कर रहे हैं। एमिट होने की वजह से जो स्पेक्ट्रा आया है, एमिशन स्पेक्ट्रा डिस्कस किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी के अंदर चला गया है। अब जिस एनर्जी शेल से जहाँ आकर के वो गिरेगा उसके अकॉर्डिंग ये लाइनें बनी हुई हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं हायर एनर्जी लेवल से, ये है हमारी E0 ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म है, ये मान लिया हमने E1, ये है E2, ये है E3। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन या N, ये E1 ये तो एनर्जी है, अगर हम N की बात करें, नंबर ऑफ शेल की बात करें, तो न्यूक्लियस के जस्ट बाद ये क्या, फर्स्ट शेल है, तो N की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू है 2, N की वैल्यू है 3, N की वैल्यू है 4। तो आप N कंसीडर करो नंबर ऑफ शेल को। तो हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होकर के वापस आता है यहाँ पर, यहाँ आकर के गिरता है, तो इसकी वजह से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो किस में आता है, लाइमन सीरीज़ के अंदर आता है। लाइमन सीरीज़ में अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर आकर के गिरता है तो वो आता है बाल्मर में, थर्ड में आकर के गिरता है तो पास्चन, फोर्थ में आकर के गिरता है तो ब्रैकेट, पीफंट किस में होता है, जहाँ वो फिफ्थ शेल के अंदर आकर के गिरता है। अब आप कहोगे हाइड्रोजन तो भाई एक ही है और उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम ये कैसे बोल रहे हैं कि हमें 5 लाइनें मिल गई, या तो हमें सिर्फ लाइमन ही मिलना चाहिए था, या हमें सिर्फ ब्रैकेट ही मिलना चाहिए था, या सिर्फ हमें पीफंड ही मिलना चाहिए था,
एक ही मिलना चाहिए था ना एक टाइम पे, तो हमें पांचों की पांचों लाइनें कैसे मिल गई? तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हाइड्रोजन की गैस फॉर्म ली है। तो अकेले किसी एटम को तो सेलेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई हमने एक एटम यहाँ रखा और फिर रेडिएशन फॉल कराई, इम्पॉसिबल चीज़ है। हमने उसके मास को कलेक्ट कर लिया, गैस लिया है किसी कंटेनर के अंदर, और उस पर हमने क्या किया, ऑपरेटर्स के थ्रू वहाँ पर क्या करवाया है, लाइट का फोल्ड करवा के स्पेक्ट्रम को नोट किया। तो बहुत सारे हाइड्रोजन हैं वहाँ पर। अब किसी हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर आकर के ड्रॉप आउट हुआ है, किसी में वो सेकंड के अंदर, किसी में थर्ड के अंदर, उसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिला है। अब कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है और यहाँ से वो जाकर के गिरता है इस ऑर्बिट के अंदर, तो न्यूक्लियस से देखो ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है। ये जब थर्ड शेल के अंदर आकर के गिरा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्शियन सीरीज कहते हैं। समझ गए हो? किसी भी शेल के अंदर आके गिर सकता है, उसमें से वो पांचों में से जिसके अंदर वो आके गिरेगा उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पर उसका नाम लिख दिया, उस सीरीज के अंदर होगा। अब अगर हम बात करें कि जो ये थर्ड सीरीज में आया है, थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुआ है, क्या ये सिर्फ यहीं से आ सकता है? कहीं से भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन उससे हायर एनर्जी की किसी भी शेल से आ सकता है, इससे भी आ सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो यहाँ से भी आकर के इसमें गिरेगा तो भी वो पास्शियन में है, इससे हायर एनर्जी ऑर्बिट है, अगर वहाँ से आकर के इसके अंदर गिरेगा तो भी वो पास्शियन है। तो जो ये सीरीज है N1, ये तो क्या है कि जो वो ड्रॉप आउट हुआ, ये तो वो है जिसके अंदर आकर के वो गिरा है, ठीक है। अब बात तो ये है ना कि इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से सकता है, तो N2 की वैल्यू जहाँ से वो आएगा हायर नंबर कहाँ से आ सकता है, वो 2 से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी N2 की वैल्यू जो है लेकिन इससे हायर होगी। फर्स्ट है तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 है तो N2 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब कहाँ से आके गिर सकता है, थर्ड से गिर सकता है, फोर्थ से, फिफ्थ से। फर्स्ट से नहीं कहेंगे हम, फर्स्ट से अगर गिर रहा है तो उसको हम गिरना नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो प्रमोट हुआ है हायर एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन जिसके अंदर 5 लाइन्स हमें मिली थी। यू हैव टू लर्न दीज 5 लाइन्स अकॉर्डिंग टू देयर सीरीज। उसके बाद एक है कि यहाँ से वेव नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है, एक फॉर्मूला दिया था रेडबर्ग ने। रेडबर्ग जो होता कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी आर जो यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला देखो एक बार, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। क्यों है? क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो आर जेड स्क्वायर क्या होता है, आर कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट अभी बताती हूँ इसकी वैल्यू। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। N1 क्या है? जिस सीरीज की बात कर रहे हो, अगर आप बाल्मर की बात कर रहे हो तो N1 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। और N2 क्या है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा है। अगर वो कहता है कि थर्ड शेल के अंदर, अब आपको वो ये नहीं लिख के देगा N1 ये है, आपको कहेगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ब्रैकेट सीरीज की बात कर रहे हैं और थर्ड शेल के या वो 6th शेल से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गिरा है तो ब्रैकेट की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए N1 क्या होगा? 4 होगा। अगर वो 6th शेल से ड्रॉप होने की बात कर रहा है तो N2 की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो देखो आर की वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109677। ये चीज़ आपको, ये नंबर जो है याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू है, कांस्टेंट है ये चीज़। तो इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है वीडियो, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।